हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। अगर आप आईएएस प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस या आरओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल कंटेंट को क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने जीएस कैप्सूल में समायोजित किया है और एक एक क्वेश्चंस को इस तरीके से डिज़ाइन और एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है ताकि आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वतंत्रता का अंत माना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। 1600 से लेकर के 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी निर्बाध रूप से जैसा उसने चाहा, जिस तरीके से चाहा, पूरे अपने कार्यों को परफॉर्म किया। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्वतंत्रता थी उस पर अंकुश लगा दिया गया और ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया और इसी अधिनियम को यानी 1773 के अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वतंत्रता का अंत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत यूरोपीय लोगों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की अनुमति प्रदान की गई? तो ये अधिनियम था 1833 का। 1833 के अधिनियम के तहत भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां थीं उसको पूरी तरीके से समाप्त किया गया और यूरोपीय लोगों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने रहने की अनुमति प्रदान की गई। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी का चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये 1833 का अधिनियम था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता कि किसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तो वो 1813 था, जिसमें चीन के साथ में व्यापार और भारत के साथ चाय के व्यापार पे एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया था कंपनी के डायरेक्टरों की रिक्वेस्ट पे और उसे पूर्णतः 1833 में समाप्त कर दिया गया और उसके साथ ही कंपनी को विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक संस्था बना दिया गया और ये कहा गया कि आगे फ्यूचर में कंपनी को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक काम करने हैं, व्यापारिक कार्यों से उसे मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक संस्था बना दिया गया? तो ये है 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक संस्था बन गई और इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? जब 1773 में अधिनियम लाया गया उसके बाद कंटिन्यूअस ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद अपना कंट्रोल लगातार बढ़ाती जा रही थी। उसी क्रम में उसने 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, जिस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को काम दिया गया कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखे जाएंगे और जैसा पूर्ववत कंपनी के डायरेक्टर जो है व्यापारिक कार्यों को देख रहे थे तो वो व्यापारिक कार्यों को देखेंगे, क्योंकि दोनों कार्य व्यापारिक और राजनीतिक कार्य कंपनी के डायरेक्टरों ने 1773 से लेकर के 1784 तक किया था और इस बीच में ब्रिटिश संसद का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक साथ इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसको ये बहाना भी मिल गया कि एक साथ डायरेक्टरों को राजनीतिक और व्यापारिक कार्य संभालने में भी सुविधा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम का वारेन हेस्टिंग्स ने विरोध किया और अपना इस्तीफा देकर के इंग्लैंड लौट गया? वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा व्यक्ति था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति बहुत समर्पित था और जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करके कंपनी से उसके राजनीतिक कार्यों को छीना गया तो ये वारेन हेस्टिंग्स को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टरों को यहाँ कमज़ोर किया गया, कंपनी पर ब्रिटिश कंट्रोल को बढ़ाया गया और उसने इसका विरोध किया और उसके साथ ही 1785 में ये इस्तीफा देकर के वापस इंग्लैंड लौट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों की सदस्यता की योग्यता
की जो व्याख्या है उसको करते हुए कहा गया कि कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रहने का अनुभव होगा तो उसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल या उसकी गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य के रूप में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो ये 1793 में जो चार्टर एक्ट लाया गया था उसके अंदर इसकी चर्चा की गई थी कि 12 वर्ष तक जो व्यक्ति भारत में रहा है वही भारत का गवर्नर जनरल या उसकी परिषद का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को लेकर के ईस्ट इंडिया किस अधिनियम को, इसमें ऐसे है प्रश्न कि किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया एक्ट ये जो 1793 का चार्टर एक्ट था जिसमें कंपनी को 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश क्षेत्र पर शासन की अनुमति दे दी गई थी। तो ये 1793 का एक्ट है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दे दी गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया। दो वस्तुओं पे यानी दो वस्तु ने, एक चीन के साथ दूसरा भारत में चाय के साथ, दो चीज़ों पर कंट्रोल रखा गया था, लेकिन सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत पर व्यापार करने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही दे दी गई थी। अंतिम प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। ये 1813 का था। औद्योगिक क्रांति के साथ ही ये सोच थी कि अगर भारत में हम जैसा सोचने वाले, बोलने वाले, रहन सहन सीखने वाले लोग होंगे और ये धर्म ही वो चीज़ हो सकती है जो इस तरीके की सुविधाएं प्रदान करे, तो इसलिए 1813 में एक सोची समझी सोच के तहत भारत में ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए धर्म प्रचारकों को अनुमति प्रदान की गई कि धर्म का प्रचार किया जाए। अभी इन एक्टों से संबंधित हम कई सीरीज आपके साथ शेयर करेंगे और यकीन मानिए कि आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो इस कैप्सूल के माध्यम से पॉलिटी और अन्य सारे सेगमेंट्स को 100% क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।